Hello and welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the question which was asked on CTET 2019 पेपर 2। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चंस जो कि CTET 2019 में आए हुए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So the first question is, how many pairs of twin primes are there between the integers 1 to 100? यानी कि कितने पेयर हैं ट्विन प्राइम्स के 1 और 100 के बीच में। तो पहले हम लोग समझेंगे कि प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। तो प्राइम नंबर द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ, वैसा नंबर जो कि सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल हो, जैसे कि 2 जो है सिर्फ 1 और 2 से ही डिविजिबल है। उसी तरह 3 भी सिर्फ 1 और 3 से, फिर 5 भी 1 और 5 से। तो इसे हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। मगर जब बात करते हैं ट्विन प्राइम, तो ट्विन प्राइम मतलब कि दो नंबर के बीच में, दो प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस जो है वो 2 का होना चाहिए। जैसे कि 3 और 5, तो 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 5 और 7, इसमें दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए मगर दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए। जैसे 3 और 5 और 7, 2 और 3 नहीं हो सकता क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 1 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो टोटल हम लोगों को 8 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर मिलेंगे। यानी कि इसका जो ऑप्शन है, पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 8। तो 8 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ 21168 is equal to 2 to the power a, 3 to the power b and into 7 to the power c, where a, b, c are natural numbers, then what is the value of 4a minus 5b plus c? यानी कि अगर a, b, c क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। यानी 1 2 3 4 ऐसे आगे जाते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि 21168 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखेंगे कि 2 जो है वो 4 बार आ रहा है, 3 जो है वो 3 बार आ रहा है और 7 जो है वो 2 बार आ रहा है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको पावर के फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर 4 बार 2 है तो लिख सकते हैं 2 to the power 4। इसी तरह इंटू 3 to the power 3 और इंटू 7 to the power 2। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, a कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि a तो है 2 के ऊपर जो भी पावर आएगा वो a होगा। तो 2 के ऊपर है 4 पावर, तो a हो गया 4, b क्या हो गया? 3, उसी तरह c हो गया 2। तो हम लोगों को a, b और c का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग पुट कर देंगे इस वैल्यू को 4a माइनस 5b प्लस c में। तो 4 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 2, तो 4 4 जा हो गया 16 माइनस 15 प्लस 2। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? प्राइम फैक्टराइजेशन पे। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 3 to the power स्क्वायर, 5 पे पावर क्यूब इंटू 7 to the power 3। उसी तरह y इज इक्वल टू है 2 to the power square इंटू 3 to the power cube इंटू 5 to the power 4 इंटू 7 to the power 3। और z है 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 to the power 5। तो हम लोगों को निकालना है द HCF ऑफ एक्स वाई जेड। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सब में कॉमन है। तो हम लोगों को x और y z तीनों में जो कॉमन होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि x में है 2 to the power क्यूब, y में है 2 का स्क्वायर और z में है 2 to the power 4। तो सबसे कम 2 का पावर किस में है? y में है, दैट इज 2 to the power 2। तो 2 to the power 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 के पावर से। तो 3xyz में 3 का पावर सबसे कम किस में है? 3 to the power 2 है। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे 5 का पावर सबसे कम किस में है? तो x में है 5 पे पावर 2, दैट इज z में है 5 to the power 2, वो क्या है? सबसे कम है। उसी तरह 7 का पावर सबसे कम किस में है? तो देखेंगे x और y में 7 का पावर सेम है, दैट इज 7 to the power 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो सबसे पहले ऑप्शंस देख लेंगे। तो ऑप्शन जो है हम लोगों को 7 के पावर जो है, 7 का जो पावर है वो अलग से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है और बाकी सब का जो है मल्टीप्लिकेशन साथ में किया हुआ है। तो हम लोग
का हो जाएगा 7 टू द पावर 3 साइड में मल्टीप्लाई। तो इससे हम लोग को ऑप्शन जो है 2 ऑप्शन मिल रहा है, बी और डी, यानी कि हम लोगों को सारा कैलकुलेशन करना होगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पहले 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 100। फिर 100 को 9 से करेंगे, दैट इज़ 900। तो 900 किसका स्क्वायर होता है? 30 का, क्योंकि 3 3 जा 9 और 0 2 हो जाएगा। तो 30 का स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 3। सो ऑप्शन डी इज राइट, दैट इज 30 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दिस 7 डिजिट नंबर 134x58y इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस y इज, यानी कि 7 डिजिट नंबर हम लोगों को दिया हुआ है जिसमें 2 अननोन है, यानी कि x और y जो है ये अननोन है। तो हम लोगों को x और y को फाइंड करना है और उसके बाद वैल्यू निकालना है, कितना, किसका, 2x प्लस y का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ है कि डिविजिबल बाय 72, यानी कि 7 डिजिट नंबर जो है वो 72 से डिविजिबल है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तो वो 8 और 9 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 72 जो है 8 इंटू 9 होता है। तो अगर कोई 72 से डिविजिबल है तो वो 8 और 9 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग को डिविजिबिलिटी लॉ जानना होगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि उस कोई भी नंबर है उसका लास्ट 3 डिजिट को हम लोग लेंगे, अगर वो 8 से डिविजिबल है यानी कि वो पूरा जो नंबर है वो सब 8 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग 3 डिजिट ले लिए। तो 3 डिजिट क्या क्या है, 5, 8 और y। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब 8 7 जब हम लोग लगाएंगे 56, तो 2 हम लोगों का आएगा नीचे रिमाइंडर में। तो y है हम लोगों के पास, यानी y को नीचे उतारना है। तो y का वैल्यू क्या होगा जो 8 से वो डिवाइड हो जाए। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो यानी कि y का वैल्यू अगर 4 हो जाता है तो हम लोगों का ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और हम लोग का दिया हुआ है कि ये डिविजिबल 72 से है, यानी कि ये 8 से भी डिविजिबल होगा ही। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। ठीक उसी तरह डिविजिबिलिटी लॉ जो है 9 के लिए, तो 9 का डिविजिबिलिटी लॉ जो है वो बिल्कुल 3 के समान है, दैट इज सारे नंबर को ऐड कर लेंगे और उसको 9 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम लोग ऐड करेंगे 1 + 3 + 4 + x + 5 + 8 + y, हम लोग देखेंगे आएगा 21 + x + y। तो हम लोग निकाल लिए y 4 है, तो 21 + 4 + x दैट इज 25 + x। तो 25 + x है, तो 9 से डिवाइड होने के लिए कितना होना चाहिए, तो 25 के नियर में क्या है 27, यानी x का वैल्यू अगर 2 हो जाता है तो हम लोगों को 27 मिल जाएगा और 9 3 जा 27। तो यानी x का वैल्यू आ गया 2 और y का कितना निकाले थे 4। तो x = 2, y = 4। तो हम लोग पुट कर देंगे 2x + y में। तो 2 इंटू x का वैल्यू है 2, तो 2 × 2 + 4 दैट इज 2 2 जा 4 + 4 दैट इज 8। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ एन एंगल for which the measure of the supplement is 4 times the measure of the complement is. Option A is 45 degree, B is 60 degree, C is 75 and D is 30 degree. अब हम लोगों को इसमें जानना होगा कि सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट एंगल किसको बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हुआ कि अगर कोई भी 2 एंगल का सम जो है हम लोगों को 180 डिग्री होना चाहिए तो उसको हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलेंगे, 2 एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए तो वो दोनों एंगल को बोलेंगे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हम लोग मान लेते हैं 2 एंगल है x और y, तो x + y 180 डिग्री होना चाहिए सप्लीमेंट्री के लिए। तो हम लोग y = लिख सकते हैं 180 - x, यानी x को लेके चले गए हम लोग राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा 180 - x। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या करेंगे, x + y 90 है तो y = 90 - x लिख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग कितना निकाले हैं 180 डिग्री माइनस x, और एक जहाँ लग गया वहाँ पे हम लोग इक्वल टू डाल देंगे, यानी 180 - x = 4 टाइम्स यानी 4 मल्टीप्लाई। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 - x। तो हम लोग इक्वेशन बन गया है 180 डिग्री माइनस x = 4 × 90 - x। 180 - x इस साइड है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 को दैट इज 360 - 4 × x। तो क्या होगा कि x वाला जो है सबको एक साइड ले आएंगे, यानी -4x इधर चल के चले जाएगा तो हो जाएगा हम लोगों को 3x। तो 3x
इज इक्वल टू 360 माइनस 180 दैट इज 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स इन डिग्रीज ऑफ ए ट्रायंगल आर x, 3x + 20 and 6x, the triangle must be ऑप्शन है acute, right, isosceles and obtuse। अब है हम लोगों को डिग्रीज दिया हुआ है तीनों ट्रायंगल का, तीनों एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल का दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल का सम एक ट्रायंगल का कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों एंगल दिया हुआ है, इस तीनों को ऐड कर देंगे, यानी x + 3x + 20 + 6x इक्वल टू 180 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और एक x है 4x, 4x + 6x दैट इज 10x इक्वल टू 160 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 16 आया, अब जो भी दिया हुआ था जैसे x दिया हुआ था, यानी कि x वाला कौन सा हो जाएगा 16 डिग्री, 3x + 20 पुट करेंगे तो आ जाएगा 68 डिग्री, और तीसरा क्या आ गया 6 × x दैट इज 6 × 16 दैट इज 96 डिग्री। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तीन एंगल मिला हम लोगों को 16 डिग्री, 68 डिग्री और 96 डिग्री। तो 96 डिग्री यानी 90 से बड़ा है, तो जो भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 से बड़ा है तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस यानी दो एंगल को इक्वल हो, राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक एंगल 90 डिग्री हो, एक्यूट एंगल मतलब एक एंगल जो है 90 डिग्री से कम होगा तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सारा एंगल अगर 90 से, तो एक्यूट, राइट, आइसोसेलेस और ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑब्ट्यूज, क्योंकि हम लोगों को मिला है 96 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, AC इज इक्वल टू DF एंड BC इज इक्वल टू EF। अगर if AB is equal to 2x - 1 and DE is equal to 5x - 4 then the value of x is। तो ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो हम लोगों को ABC और DEF दो ट्रायंगल बना लेना होगा खुद से, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एंगल C जो है वो F के इक्वल है, और AC जो है वो DF के इक्वल है, और BC जो है वो EF के इक्वल है। तो क्या बचा AB और D, तो वो भी आपस में इक्वल होगा, तो AB इज इक्वल टू D। तो AB इक्वल टू कितना है 2x - 1, इसको इक्वल कर देंगे 5x - 4। तो सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो ऑप्शन D इज करेक्ट, दैट इज D इक्वल टू 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one side of a triangle is 5 centimeter and the other side is 10 centimeter and its perimeter is p centimeter, where p is an integer, the least and the greatest possible values of p are respectively। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। तो एक साइड जो है AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है, और दूसरा क्या है 5 सेंटीमीटर, तो BC को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो यानी एक ट्रायंगल में दो साइड हम लोगों को दिया हुआ है। तीसरा जो साइड है AC हम लोग उसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है। द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी पेरीमीटर का मतलब होता है सारे साइड को ऐड करके जो भी निकलेगा वो हम लोगों का पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर क्या होगा AB + BC + AC, तो यानी 10 + 15 + x, ये होगा टोटल पेरीमीटर। मगर हम लोगों को यहाँ पे पेरीमीटर नहीं दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, दैट इज A दिया हुआ है 20 and 28, B दिया हुआ है 20 and 21, C दिया हुआ है 22 and 27, और D दिया हुआ है 19 and 29। यानी यहाँ हम लोगों को यूज करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि पहला ऑप्शंस को हम लोग उसमें डालेंगे, अगर सही होगा तो ठीक है, अदरवाइज वी विल मूव टू द क्वेश्चन B एंड देन C एंड देन D रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हम लोग पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, दैट इज 20, यानी कि अगर पेरीमीटर 20 हो तो हम लोग करेंगे 5 + 10 + x, तीनों साइड को ऐड कर दिए, और पेरीमीटर कितना लिख दिए 20 क्योंकि दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 15 + x इज इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू कितना निकल गया हम लोगों को 5, यानी कि तीसरा साइड हम लोगों का निकल गया 5। मगर एक रूल होता है कि कोई भी ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। यानी AB और BC को अगर ऐड कर रहे हैं तो वो AC से बड़ा होना चाहिए, AC या BC को ऐड कर रहे हैं तो वो AB से बड़ा होना चाहिए।
तो यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं। तो AC कितना निकला हम लोग का, जो कि x था वो निकला 5 प्लस BC कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 प्लस 5 10 सेंटीमीटर, और AB कितना है 10, तो 10 के इक्वल आ रहा है ना, ग्रेटर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन गलत है। हम लोग अब जाएंगे ऑप्शन नंबर B, दैट इज P इज इक्वल टू 21। तो अब हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे 21 पेरीमीटर। तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड क्या है, एक का 5 है, एक का 10 है, एक का x है, तो हम लोग x का वैल्यू फिर से दूसरा निकलेगा सेकेंड ऑप्शन के लिए। अब हम लोग जब इस ऑप्शन को डालेंगे तो देखेंगे कि 6, मान लीजिए x हम लोगों को 6 निकला, तो AC प्लस BC अगर करें तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, और AB का कितना है 10, यानी 11 तो बड़ा है 10 से, यानी कि ये ऑप्शन जो है हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे दो है, एक 21 है और एक 29 है, तो 29 को भी पुट करेंगे तो 5 प्लस 10 प्लस x इक्वल टू 29, तो x का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों के पास 14। तो यहाँ पे तो अच्छे से सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दैट इज AB प्लस BC अगर करें तो ये ग्रेटर होगा AC से, यानी कि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। तो AB प्लस BC कितना होगा 10 प्लस 5 15, और P अगर 29 रखे हैं तो x कितना निकल रहा है 14, तो यस 15 इज ग्रेटर देन 14, यानी कि ऑप्शन B जो है हम लोगों का राइट है। सो ऑप्शन B इज करेक्ट, दैट इज 21 एंड 29। इसी तरह अगर चाहे तो C और D को भी पुट करके देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए मैंने A और B करके दिखाया आप लोगों को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bag contains 3 white, 2 blue and 5 red balls. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is not red? तो ये किसका क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बैग है, तो हम लोग एक बैग मान लिए, और इसमें क्या है 3 जो है वाइट बॉल्स है, 2 ब्लू और 5 रेड है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं 3 प्लस 2 प्लस 5 दैट इज 10। तो टोटल हम लोगों का कितना हो गया 10 बॉल्स है बैग के अंदर, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। तो रेड कब आएगा, जब पहला बॉल हम लोग निकाल रहे हैं, अगर वो 5 रेड बॉल से अगर एक आ जाए तो हम लोगों को रेड का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। तो हम लोग निकाल लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इज इक्वल टू कितना रेड बॉल है टोटल 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर कितना है बॉल का 3 प्लस 2 प्लस 5 दैट इज 10। तो 5/10 कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि रेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2 है। तो रेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 में माइनस कर देंगे उसको, तो निकल जाएगा नहीं आने का प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि डायरेक्ट निकालेंगे कि रेड कब नहीं आएगा। तो जब हम लोग निकालेंगे और 3 वाइट बॉल से अगर कोई बॉल आए तो भी रेड नहीं होगा, अगर 2 ब्लू बॉल से आए तो भी रेड नहीं होगा, यानी कि टोटल 3 वाइट प्लस 2 ब्लू बॉल जब भी आएगा तो वो रेड नहीं होगा। तो 3 प्लस 2 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल दैट इज 10, तो 1/2 आ जाएगा आंसर। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 1/2। तो 2 मेथड से हम लोग इसको बनाएं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट दैट इज 1/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन है वॉल्यूम और सरफेस एरिया पे बेस्ड, ठीक है। तो द टोटल सरफेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज 194 मीटर स्क्वायर। कितना है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 194 मीटर स्क्वायर। If its length is 8 meter and breadth is 6 meter, then what is the volume? यानी कि वॉल्यूम हम लोगों को पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को फॉर्मूला जो है क्यूबॉइड का वो याद रखना होगा, क्या है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो हम लोग फार्मूला पुट किए इक्वल टू लिख दिए 194 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की जगह पे 8 और 6 पुट किए, तो हम लोग को क्या हो जाएगा एच के, तो हम लोगों को h के टर्म में इक्वेशन हो जाएगा आ जाएगा, यानी कि 8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू एच प्लस 8 इंटू एच, और 2 मल्टीप्लाई में था ना तो उधर हम लोग लेके चले गए, तो 194 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि हो जाएगा 97। अब हम लोग जब b और l लेंथ और ब्रेथ का जब वैल्यू पुट करते हैं तो h इंटू 6 प्लस 8 इक्वल टू आ जाता है 97 माइनस 48। तो हम लोग h का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोगों को क्या निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हाइट निकालिए, लेंथ ब्रेथ पहले से दिया हुआ था, तो हम लोग का वॉल्यूम निकल जाएगा, तो वॉल्यूम आएगा 168 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now the next question is, the area of trapezium is 105 centimeter square
and its height is 7 centimeter. If one of the parallel sides is longer than the other by 6 centimeter, then the length of the longer side in centimeter is. यानी यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है ट्रेपीजियम का एरिया। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम क्या होता है, तो एक ट्रेपीजियम हम लोग छोटा सा बना लिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रेपीजियम का जो होता है दो साइड पैरेलल होता है और दो साइड पैरेलल नहीं होता है, तो इसका एरिया निकलता है 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हम लोगों को पैरेलल साइड जो है वो रेशियो में दिया हुआ है, यानी वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर। एक जो है दूसरे से बड़ा है, तो कितना बड़ा है 6 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं छोटा वाला x है, तो दूसरा कितना से बड़ा है 6 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो दूसरा हो जाएगा x + 6। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी x + 6 इंटू हाइट दिया हुआ है 7 पुट कर दिए इक्वल टू 105। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को डायरेक्ट हम लोग उधर लेके चले गए मल्टीप्लाई में, क्योंकि इधर डिवाइड में है, और 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में लेके चले गए। तो उधर सॉल्व किया हम लोग तो आ गया 30। तो 2x + 6 इक्वल टू 30। तो 2x इक्वल टू 30 - 6 दैट इज 24। तो x कितना आ गया 12। मगर क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड इज, तो हम लोग तो छोटा वाला साइड जो था शॉर्टर साइड उसका ना वैल्यू निकाले 12। तो लॉन्गर साइड का क्या हो जाएगा x + 6 दैट इज 12 + 6 इक्वल टू 18। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज 18। Next question is, the curved surface area of right circular cylinder of base radius 3 cm is 94.2 cm square. The volume of the cylinder is, यानी कि हम लोगों को वॉल्यूम पूछ रहा है और क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो हम लोगों को याद रखना होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πRh, जिसमें r दिया हुआ है, h का वैल्यू निकालना है। तो अगर h का वैल्यू हम लोगों को निकल जाता है तो वॉल्यूम हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, दैट इज πr²h। यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14, मगर अगर अच्छे से बनाएंगे तो हम लोग पाई का वैल्यू को कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 2πRh। तो हम लोग कुछ नहीं किए इसमें, h इक्वल टू 94.2, 2πr को उधर चले गए डिवाइड में दे दिए, तो h इक्वल टू 94.2 2πr, बस यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद क्या है वॉल्यूम, दैट इज πr²h। तो πr² और h के जगह पे सिंपल वही लिख दिए, क्या लिख दिए 94.2 डिवाइडेड बाय 2πr। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एक r कैंसिल आउट हो जा रहा है, एक पाई भी कैंसिल आउट हो रहा है, और 94.2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 47.1। तो r इंटू 47.1, r का वैल्यू 3 दिया हुआ है, पुट करो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो आ गया ऑप्शन 1, दैट इज ऑप्शन ए 141.3। तो पाई कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, कैलकुलेशन ईजी बना ली। कैसे, सिर्फ h के टर्म में लाके उसको छोड़ दिया और नेक्स्ट में क्या किए h वहाँ पुट कर दिए, तो जो भी कॉमन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करेंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now the next question is, if x is added to each of 14, 12, 34 and 30, the numbers so obtained are in proportion what is the value of root under 12x plus 9। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को 4 नंबर दिया हुआ है 14, 12, 34 और 30। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर x ऐड किए सब नंबर में तो हम लोग ऐड कर देंगे 14 + x, 12 + x, 34 + x एंड 30 + x। तो क्या बोल रहा है कि ये सब प्रोपोर्शन में आ जाएगा, यानी कि 14 + x डिवाइडेड बटा 12 + x इज इक्वल टू 34 + x डिवाइडेड बाय 30 + x। तो इस तरह से लिख लिए। यहाँ पे क्या है कि अगर इसको अभी हम लोग मल्टीप्लाई करने चले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने लगे, तो बहुत बड़ा इक्वेशन आ जाएगा जिसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ हम लोग एक ट्रिक यूज कर रहे हैं जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। नाम बहुत अजीब है मगर बनाना उतना ही आसान है, ठीक है। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या है, तो इसको हम लोग समझने के लिए एक सिंपल लिख लिए हैं a/b इज इक्वल टू c/d। यानी कि इफ़ a/b इज इक्वल टू c/d, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला डेनोमिनेटर जो है उसको न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय उसी को फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि a को b में ऐड कर दिए a + b डिवाइडेड बटा उसी a को b से सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी a + b डिवाइडेड बटा a - b। उसी तरह c और d है तो c को d में पहले ऐड किए और डिवाइडेड बटा c को d से सब्ट्रैक्ट कर दिए, दैट इज c - d। सिंपल है, न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर डिवाइडेड बटा न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर। फिर c और d उसी तरह न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर, यानी c हो गया न्यूमरेटर, d हो गया डेनोमिनेटर, तो c + d डिवाइडेड बाय c - d, ठीक है। तो यहाँ हम लोग फिर से अब उसमें पुट करते हैं। तो 14 + x को अगर मान लेते हैं हम लोग a, तो a को b में ऐड करना होगा। तो a क्या है 14 + x, b क्या है 12 + x, तो a + b
डिवाइडेड बटा a माइनस बी, यानी 14 प्लस एक्स माइनस 12 प्लस एक्स। फिर उसी तरह 34 प्लस एक्स को c मान लेते हैं, तो 34 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स डिवाइडेड बटा 34 प्लस एक्स माइनस 30 प्लस एक्स। तो इससे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाला टर्म हम लोग का आया ही नहीं, जिसको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का सिंपली जो है सॉल्व हो गया। 14 प्लस 12 दैट इज 26 और x हो गया 2x, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या होगा, 14 में 12 माइनस करेंगे दैट इज 2 और x कैंसिल आउट हो गया। उसी तरह 34 प्लस 30 इक्वल टू के उस साइड 34 प्लस 30 दैट इज 64 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 34 को 30 से माइनस किया तो कितना आ गया 4, तो x और x कैंसिल आउट, तो सिंपल आ गया ना इक्वेशन। 26 प्लस 2x बाई 1 इक्वल टू 64 प्लस 2x बाई 2। यहाँ पे क्या हुआ कि 2 और 4 को हम लोग कटा दिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या किया हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 26 प्लस 2x को और 64 प्लस 2x, उसके बाद इक्वेट कर दिए तो x का वैल्यू हम लोग को आ गया। मगर क्वेश्चन ये नहीं है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 12x प्लस 9। तो ठीक है, 12 इंटू x का वैल्यू 6 पुट कर दिए प्लस 9, तो 72 प्लस 9 दैट इज 81 एंड वी नो दैट 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो ऑप्शन ए इज राइट, दैट इज 9। कंपोनेंडो और डिविडेंडो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, हम लोग 9-10 में इसको पढ़ चुके हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को इजी बनाने के लिए। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन 10 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 5x माइनस 4 ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यानी कि यहाँ क्या है, x का वैल्यू ही सिर्फ नहीं निकालना है बल्कि x के वैल्यू निकाल के हम लोग को चारों ऑप्शन में पुट करना होगा, और जिस ऑप्शन को x सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन हम लोगों का राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लिए 10x प्लस 6 10x प्लस 60 और 8 को मल्टीप्लाई किए 8x माइनस 8 को 3 से माइनस 24 इक्वल टू 5 इंटू 5 दैट इज 25x माइनस 20। तो सॉल्व करने पे क्या हुआ कि माइनस 25x प्लस 18x इक्वल टू माइनस 20 माइनस 60 प्लस 24, यानी x वाले टर्म को हम लोग लेके चले गए लेफ्ट साइड, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म था उसको हम लोग लेके चले आए राइट साइड। तो x का वैल्यू कितना आ गया 8, मगर अब हम लोगों को इस 8 का वैल्यू पुट करना है। तो अगर हम लोग ऑप्शन ए में पुट करते हैं तो 3 इंटू और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 माइनस 5, तो आ जाएगा 3 इंटू 19 दैट इज 57 इक्वल टू उस साइड वाले, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम लोग को इक्वल दिखाना है। तो उधर 2 इंटू 8 आ जाएगा 16 प्लस 1 17, तो क्या 17 57 के इक्वल है, तो नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी उस तरह आप लोग ट्राई करोगे तो वो भी जो है वो नहीं सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन सी में जब आएंगे तो जब x का वैल्यू 5 पुट करेंगे ऑप्शन सी में तो क्या देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 15 जो है वो 15 के इक्वल है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज राइट। मगर अभी जो प्रैक्टिस के लिए हम लोग चारों ऑप्शंस ट्राई करेंगे, जो सही होगा उसमें लगाएंगे। बट एग्जाम में क्या अगर एक ऑप्शन हम लोग को राइट मिल जा रहा है तो क्यों जाए 3 ऑप्शन की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, ये एक नंबर दिया हुआ है जो कि ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई है, इसमें डिवीजन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोगों को इसमें बोर्ड मार्क्स का रूल लगाना है। क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट इसमें क्या है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे कि 48 वहाँ पे लास्ट में डिवाइडेड बटे 6, तो हम लोग उसको प्लस समझ लेते हैं, तो अच्छे से देखना है कि वहाँ लिखा क्या है। तो बोर्ड मार्क्स रूल क्या होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम हम लोग करेंगे, उसके बाद अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो ये जो है एक ऑर्डर वाइज है, अगर पहले ही हम लोग एडिशन कर लिए तो आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे क्योंकि बोर्ड मार्क्स से सबसे पहले बी आता है। तो -4 + 2 दैट इज -2, ब्रैकेट के अंदर भी रहने देते हैं, इनटू। अब देखो -3 और मैथमेटिकल ऑपरेशन है, माइनस इंटू माइनस दैट इज +3, तो यहाँ पे +3 कर दिए और फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व किया। -3 इंटू -7 दैट इज 21 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 21 - 8, फिर उधर चले गए +4 इंटू, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व किया दैट इज -28 को डिवाइड करना हम लोग 6 से, तो 6 8 जब 48, माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दिए 6 से, यानी -2 इंटू -3 दैट इज 6, क्योंकि माइनस माइनस कितना हो जा रहा है प्लस, +3 इंटू 21 में 8 को माइनस किया दैट इज 13, फिर +4 इंटू -8 दैट इज -32। अब जो है फिर 6 + 13 इंटू 3 दैट इज 39 एंड
-32, तो आ जाएगा 6 + 7 दैट इज़ 13। अगर एक भी स्टेप पहले कर लिए जिसको बाद में करना था तो आंसर जो है वो रॉन्ग आ जाएगा। इसलिए अच्छे से करना है, बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आप लोगों को आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहे।